आपराधिक मानववध क्या है? कौन कौन से केस हैं जिनकी सहायता से आप मानववध को डिफाइन कर सकते हैं? आपराधिक मानववध को करने के लिए क्या क्या तत्व होने चाहिए? डिफाइन कल्पेबल होमोसाइड एंड डिस्कस द एसेंशियल एलिमेंट नेसेसरी टू कॉन्स्टिट्यूट द ऑफेंस ऑफ कल्पेबल होमोसाइड। ये क्वेश्चंस हैं आपराधिक विधि लॉ ऑफ क्राइम के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक का, और इसको बहुत ही अच्छे से लिखने का तरीका और मेन जो इसके पॉइंट्स हैं 2 से 3 किताबों से कलेक्ट करके लिखना बहुत ज़रूरी है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय ऑडियो क्लास। जैसा कि आपको क्वेश्चन से समझ में आ गया होगा कि आज के इस ऑडियो क्लास में मैं आपसे कौन से टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ और किस तरह से आपका ये पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा आपराधिक मानववध का। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि मानववध होता क्या है। तो पहले इसको सिंपली डिफाइन कर लेते हैं। बहुत ही सिंपल तरीका है। जब किसी का, इंसान का, मानव का, मनुष्य का जीवन पूरी तरह से समाप्त हो जाता है किसी की वजह से, तो उसको कहते हैं मानव जीवन को समाप्त कर देना, मतलब मानववध। अब ये 2 शब्द से मिलके बना है। एक तो इंग्लिश का शब्द है होमिसाइड और 2 लैटिन शब्द हैं होम और साइड, CID साइड। यहाँ पे होम का मतलब होता है मानव और साइड का मतलब होता है कट, CUT कट या काटना या वध करना। तो अब इस दोनों को मिला के आप समझ गए होंगे कि मानव वध का अर्थ है मानव का वध करना। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि यहाँ पे मानव दिया गया, मनुष्य दिया गया है, इसमें कोई जीव जंतु जानवर शामिल नहीं है। ये मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ हमको आगे बढ़ के ये पता करना है कि मानव वध तो हो गया, लेकिन आपराधिक मानव वध का क्या मतलब होता है? कल्पेबल होमिसाइड का मतलब क्या होता है? आपराधिक मनस्थिति के साथ किया गया मानववध, मतलब आपने किसी ने किसी की हत्या की और उसकी मनस्थिति भी, उसकी सोच भी उसकी हत्या करने की ही थी, उसको बोलते हैं आपराधिक मानववध। तो आपराधिक मानववध और हत्या दोनों एक ही है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये दोनों अलग अलग हैं। तो इसमें आपराधिक मनस्थिति की गंभीरता कितनी है, उस कितनी तेजी से किया गया है, उनके मामले में अपराधी को दिए जाने वाले दंड भी अंतर है दोनों में। अब कल्पेबल होमिसाइड को भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा में ऐड किया गया है? 299 में इसको डिफाइन किया गया है। तो ये जो डेफिनेशन है आपको जस्ट जैसा डिफाइन किया गया सेम टू सेम लिखना होगा, इसलिए नोट डाउन कर लीजिए। धारा 299 के अनुसार जो कोई मृत्यु कारित करने के आशय से, मतलब किसी को मारने के आशय से, या ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से, किसी को शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचाने के मतलब से, जिससे मृत्यु कारित हो जाना संभव हो, किसी को ऐसा कोई शारीरिक क्षति पहुंचाना जिससे कि उसकी मृत्यु हो जाए, या ज्ञान रखते हुए, मतलब जब क्षति पहुंचा रही हो तो उसे इस बात का ज्ञान है कि इससे मृत्यु हो सकती है, यह संभाव्य है कि वह उस कार्य को मृत्यु कारित कर देगा। कोई कार्य करके मृत्यु कारित कर देता है, वह आपराधिक मानववध या अपराध करता है। तो अब इसको आप इजी तरीके से, मैंने क्या बताया, अगर कोई ऐसा किसी को डायरेक्ट मृत्यु दे देता है या कोई ऐसी शारीरिक क्षति पहुंचाता है जिससे कि उस इंसान की मृत्यु हो जाए, और क्षति पहुंचाते समय ये नॉलेज होता है कि इस क्षति से उस इंसान की मृत्यु हो सकती है, तो ये भी क्या है? आपराधिक मानववध है या अपराध है। अब आपने ये डेफिनेशन तो बहुत अच्छे से समझ लिया, लेकिन डेफिनेशन क्लियर तभी होता है जब हम उसमें कुछ केसेस डिस्कस करते हैं, ताकि वो कंसेप्ट केसेस के थ्रू क्लियर हो जाए। ठीक है, तो अब कुछ मैं घटनाएं आपसे डिस्कस कर रही हूँ, उसको बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, ताकि और इसको आप आंसर राइटिंग में भी लिख सकते हैं, सिर्फ आपको समझाने के लिए नहीं बल्कि आंसर राइटिंग के लिए भी बता रही हूँ। सबसे पहले एक दृश्य सोचिए, एक सीन सोचिए कि एक क नाम का व्यक्ति है, एक गड्ढे पर लकड़ी और घास बिछा देता है। नीचे गड्ढा है और ऊपर वो लकड़ी और घास बिछा दे रहा है कि किसी को मारने के उद्देश्य से, और ये वो जानता है कि वो जो घास बिछा रहा है, लकड़ी बिछा रहा है, इससे किसी की मृत्यु हो सकती है। अब दूसरा इंसान है ब, वो ये विश्वास करते हुए कि ये जो ज़मीन है वो बिल्कुल प्लेन है, गड्ढा नहीं है, वहाँ से चलता है और उसमें गिर जाता है और मर जाता है। तो अब जो क है, ये आपराधिक मानववध का अपराध किया है या नहीं किया है, आपको नीचे कमेंट करके बताना है। अब दूसरा एक सीन सोचते हैं। क ये जानता है कि ब एक झाड़ी के पीछे छुपा हुआ है, तब भी वह ख से बोलता है, जो कि ये नहीं जानता है कि कोई झाड़ी के पीछे छुपा हुआ है, और य की मृत्यु करने के लिए वो सोचता है, ख को बोलता है कि तुम झाड़ी पर गोली चलाओ।
उसको इस चीज़ के लिए प्रेरणा देता है और खौ गोली चला देता है, क्योंकि उसको पता ही नहीं कि झाड़ी के पीछे कोई छुपा हुआ है। और फाइनली जो है वो मर जाता है खौ। तो यहाँ पे कौन दोषी हुआ अपराध का, जिसने मानव वध का अपराध किया या जिसने प्रेरित किया। अब एक तीसरा केस है। ए एक मुर्गे को मार डालने और उसे चुरा लेने के लिए उस पर गोली चला करके बी को, जो कि एक झाड़ी के पीछे है, मार डालता है। पर ए यह नहीं जानता था कि बी वहां झाड़ी के पीछे छुपा हुआ, तो मुर्गे पे गोली चला रहा था। अब यहाँ विधि के विरुद्ध कार्य कर रहा था और आपराधिक मानव वध का दोषी नहीं है, क्योंकि उसका आशय बी को मारना था ही नहीं, वह तो मुर्गी को मार रहा था। तो इस तरह से ये 3 केस हैं, ये 3 दृश्य हैं, केस भी नहीं है, एक दृश्य है जिसमें आपको इसको समझने में आसानी होगी। जैसे कि किसी माँ के गर्भ में स्थित किसी बच्चे की मृत्यु कारित करना मानववध नहीं है, किंतु किसी जीवित शिशु की मृत्यु अगर कर दी जाती है तो वह आपराधिक वध की उस श्रेणी में आ जाएगा। मतलब अगर बच्चा माँ के शरीर से थोड़ा भी निकल गया है, सांस लेना शुरू कर दिया है और उसके बाद वो मर जाता है किसी वजह से, तो ये अपराध या मर्डर जो है, होमिसाइड, ये कहलाया जाएगा। किसी को ऐसी शारीरिक क्षति पहुंचाना जिससे कि उसकी मृत्यु हो जाए, जहां जिस व्यक्ति ने ऐसी क्षति दी है उसको ये पता हो कि यहाँ पे अगर समय पे उपचार नहीं मिला तो ये इंसान मर भी सकता है, तो भी उसको क्षति पहुंचाना, ये भी मानववध है। तो फाइनली मानववध एक मनुष्य द्वारा दूसरे मनुष्य को जान से मार डालना ही मानववध कहलाता है। और मानववध विधिपूर्ण हो सकता है या विधि के विरुद्ध हो सकता है। ये भारतीय दंड संहिता आईपीसी के अध्याय 4 में साधारण अपवाद से संबंधित है। और विधि विरुद्ध मानववध के अंतर्गत कौन कौन से मामले आते हैं। सबसे पहले आता है हत्या, जो आता है धारा 300 में। दूसरा है आपराधिक मानववध, जो हत्या की कोटि में नहीं आते हैं, जिसको कहते हैं धारा 304, ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा। तीसरा है उपेक्षा द्वारा किसी को मृत्यु देना, ये आता है नेग्लिजेंस, धारा 304 क में। और चौथा है आत्महत्या, जो आता है धारा 305 और 6 में। इन चारों को आप अच्छे से धारे के साथ लिख लीजिएगा, इससे बहुत नंबर मिलते हैं। क्योंकि जब हम लॉ का कोई भी आंसर राइटिंग करते हैं ना, तो उसमें फैक्ट्स का सहारा लेना नहीं, बल्कि फैक्ट्स लिखना बहुत ज़रूरी होता है। इसके बिना आंसर आपका कंप्लीट हो ही नहीं सकता है। तो अब हम डिस्कस कर रहे हैं कि मानव वध के आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं, एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स ऑफ कल्पेबल होमिसाइड। तो फिर से चलते हैं धारा 299 में, जिसमें कुछ तत्व दिए गए हैं। सबसे पहला तत्व है कि किसी मनुष्य की मृत्यु की गई हो। तो धारा 299 लागू होने के लिए ज़रूरी है कि किसी मनुष्य की मृत्यु की गई हो। मृत्यु शब्द का मतलब यहाँ पे क्या है कि मनुष्य की किसी मृत्यु से है, उसमें माँ के गर्भ से आया बच्चा शामिल नहीं है। इसको नोट डाउन कर लीजिए। मृत्यु शब्द से तात्पर्य किसी मनुष्य की किसी मृत्यु से है, पर इसमें माँ के गर्भ में आया बच्चा सम्मिलित नहीं। गर्भ में यानी कि गर्भ के अंदर एबॉर्शन जो है वो मानव वध में नहीं आता है। धारा 299 के तीसरे उस स्पष्टीकरण में कहा गया कि यदि बच्चे का कोई अंग बाहर आ गया है तो उसकी मृत्यु करना सदोष मानव वध होगा। और इंग्लिश विधि में सदोष मानव वध के अपराध के लिए बच्चे का पूर्णतः जन्म लेना आवश्यक है। तो भारत और इंग्लिश विधि में ये बेसिक अंतर है। ठीक है। अब दूसरा तत्व क्या है, मृत्यु किसी कार्य द्वारा की गई हो। अभियुक्त द्वारा कोई कार्य ऐसा किया गया हो जिसके बाद किसी मनुष्य की मृत्यु हो गई हो। सदोष मानव वध के लिए मात्र किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाना या किसी कार्य के परिणाम स्वरूप मृत्यु हो जाना ही काफी नहीं है। इसके लिए जरूरी है कि अभियुक्त द्वारा किए गए कार्य का स्वाभाविक, वास्तविक और युक्ति युक्त परिणाम मृत्यु हो। मतलब अगर किसी ने कोई ऐसा कार्य कर दिया है जिसकी वजह से किसी और की मृत्यु हो गई है, तो इसमें उसका परिणाम बेसिक जो लास्ट है वो क्या रहा, मृत्यु है, तो वो क्या आएगा, मानव वध आएगा। जैसे यदि कोई जेलर किसी कैदी को खाने से वंचित कर देता है और उससे उस कैदी की मृत्यु हो जाती है। यदि कोई नर्स किसी बच्चे को जो उसे मृत्यु कारित करती है, किसी जेल का डॉक्टर किसी को मेडिकल सुविधा नहीं देता है, तो कैदी की मृत्यु हो जाती है। नर्स इसमें नर्स और डॉक्टर के जो होते हैं ना, वो हत्या के दोषी होते हैं। तो ये क्या है, ऐसा कोई कार्य करना जिससे मृत्यु कारित हो जाती है। एक एग्जाम्पल की तरह आप इसको लिख सकते हैं, जेलर का, डॉक्टर का नेग्लिजेंस, इस तरह से ये क्या हो जाता है, मृत्यु हो जाती है। इसमें एक और पॉइंट है कि शब्दों के प्रभाव द्वारा कारित की गई मृत्यु। मतलब शब्दों के प्रभाव द्वारा मृत्यु कारित करना, जैसे कि किसी व्यक्ति को कोई ऐसी सूचना देना जिससे वो अचानक से एग्रेसिव हो जाता है और एग्रेशन के
परिणाम स्वरूप रिजल्ट के तौर पे उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये सिद्ध करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि व्यक्ति जिसने ये बात शब्द जाकर के उसको बताई है वो इंटेंशनली ऐसा कर रहा था, वो चाहता था कि ऐसा कुछ हो जाए, या एक साइड इफेक्ट के तौर पे उसकी मृत्यु हो गई है। तो ये होता है शब्दों के प्रभाव द्वारा कारित की गई मृत्यु। जैसे मान लीजिए कि ए जो है वो किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित है और अचानक से बी आता है और उसको पता है कि ए जो है गंभीर बीमारी से पीड़ित है, तब भी उसको कोई ऐसा समाचार दे देता है जिससे उसकी बीमारी में उत्तेजित एग्रेशन नुकसानदेह है और वो एग्रेसिव हो जाता है और उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पर ए आपराधिक मानव वध के लिए उत्तरदायी होगा। इस प्रकार यदि ए किसी आशय या ज्ञान से बी को विकल्प देता है और हत्या कर दे या चीरकालीन भुगतने को तैयार हो जाता है, जैसे कि विषपान कर दे, तो ये हत्या हो जाती है। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट क्या है, कार्य मृत्यु करने के आशय से किया गया हो। एक व्यक्ति यदि उसने किसी व्यक्ति की मृत्यु किए जाने के आशय से कोई कार्य किया, ये सोच के किया, तो उस व्यक्ति को धारा 299 के अंतर्गत उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। आशय बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटेंशन किसी व्यक्ति की वह मन स्थिति जो उसके द्वारा किए गए कार्य के प्रति उसकी अपराध की भावना को दर्शाए, कि उसके मन में अपराध की भावना थी, अभियुक्त ने किसी आशय से ये कार्य किया हो और उसका प्रत्यक्ष सबूत भी मिल जाए। साक्ष्य भी मिलना कठिन है, इसलिए इस मामले में परिस्थितियों को ध्यान में रखकर निर्धारित किया गया है। आपके मन में, किसी के मन में क्या आशय चल रहा है, इसका तो सबूत दिया नहीं जा सकता है, तो कैसे डिसाइड होगा कि उसने मर्डर किया है, मानववध किया है या नहीं। तो इसमें एक केस लिखिएगा आप, श्यामलाल बनाम राज्य, NP 191 इलाहाबाद 586। इस वाद में कहा गया कि आमतौर पर अपराधी के आशय को उसके कार्य से और क्षति पहुंचाने के स्थान और क्षति की गंभीरता से निश्चित करना होता है। इसी प्रकार जगरूप सिंह बनाम हरियाणा राज्य केस के मामले में कहा गया कि हथियार किस तरह की, हथियार की प्रकृति और अभियुक्त द्वारा पहुंचाई गई क्षति के आशय का अनुमान लगाया जा सकता है कि किस प्रकार की क्षति पहुंचाना चाहता था। जैसे कोई किसी को एक घूसा मारता है और घूसे से अगर किसी की मृत्यु हो जाती है, तो किसी स्वस्थ व्यक्ति की मृत्यु तो एक घूसे से होगी नहीं। जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है हो सकता है वो किसी रोग से पीड़ित हो। तो ऐसी स्थिति में आशय का पता लगाना, क्योंकि जिसने मुक्का मारा वो ये सोचकर तो मार नहीं रहा था कि वो उसकी मृत्यु हो जाए, लेकिन अगर सामने वाला किसी बीमारी से पीड़ित है तो वो तो मर जाएगा। तो ऐसे में आशय का पता लगाने के लिए ही इन केसेस का ऐसा निर्णय दिया गया। ठीक है, अब हम अगला पॉइंट देखते हैं कि कोई व्यक्ति अपने शब्द द्वारा किसी व्यक्ति को आत्महत्या के लिए उकसाता है और जिसके परिणाम स्वरूप क्या करता है, वो दूसरा व्यक्ति जो वो आत्महत्या कर लेता है। तो ऐसी दशा में उत्प्रेरित जो कर रहा है व्यक्ति, वो धारा 299 के अंतर्गत मानव वध के लिए दोषी माना जा सकेगा। इसके लिए मृतक की मानसिक स्थिति और परिपक्वता को विचार में लेना जरूरी है। जैसे आपने जिया खान केस में देखा होगा, कहा गया था कि उसके मतलब बॉयफ्रेंड ने उसको सुसाइड करने के लिए उत्प्रेरित किया था और काफ़ी दिन तक ये केस चला भी, क्योंकि मानसिक स्थिति क्या है जिया खान की, क्या थी, ये पता किसको था, उसके बॉयफ्रेंड को पता था। तो शायद कहा जाता है कि जब मानसिक स्थिति की खराब हो और उसी समय आप उसको उत्प्रेरित करते हो और आत्महत्या कर लेता है, तो फिर क्या है कि ये धारा 299 के अंतर्गत मानव वध के लिए दोषी माना जाएगा। अब चौथा पॉइंट क्या है, ऐसी शारीरिक क्षति की जाए जिससे मृत्यु की संभावना हो। यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को ऐसी गंभीर क्षति दे देता है कि उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, तो ये सदोष मानव वध माना जाएगा। और पांचवा क्या है, इस ज्ञान से कार्य किया जाना कि उससे मृत्यु होना संभव है। यदि कोई व्यक्ति इस बात की जानकारी रखते हुए कि इस कार्य से सामने वाले की मृत्यु हो सकती है, तब भी वो कार्य करता है और सामने वाला व्यक्ति मर जाता है, तो ये सदोष मानव वध का दोषी होगा। इस धारा के अधीन किसी व्यक्ति को केवल उसी समय उत्तरदायी ठहराया जा सकता है जब उसने मृत्यु के आशय से और ज्ञान से कोई कार्य किया हो, जानबूझ के किया, इसको बोलते हैं जानबूझ के करना। इसमें एक केस है राम प्रसाद बनाम बिहार राज्य केस, जिसमें एक भीड़ पर गोली चलानी आरंभ की। गोली खौ को लगी, जिसके परिणाम स्वरूप खौ की मृत्यु हो गई। यद्यपि अभियुक्त का आशय खौ को मारना नहीं था, पर इतना बात तो उसको पता रही होगी ना, इतना ज्ञान तो रहा होगा कि अगर भीड़ में गोली चला रहे तो किसी को तो डेथ होगी ही ना। तो इस तरह से क्या हो गया, उसने मानव वध कर दिया। अब आपको मानव वध के आवश्यक तत्व और मानव वध का जो डेफिनेशन है वो इसी तरह से डिफाइन करना और आपको इसका एक स्ट्रक्चर तैयार कर लेना है। अगली क्लास में हम आपराधिक मानव वध और हत्या में क्या अंतर है ये करेंगे, लेकिन इन केसेस को बहुत अच्छे से याद करना
है, सारे कीवर्ड्स का एक स्ट्रक्चर बनाना है और स्ट्रक्चर बनाने के बाद उसी से रिवीजन करना है, ना कि किताब से पूरी तरह से रिवीजन करना है। डेली क्लासेस की अपडेट फ्री ऑफ कॉस्ट के लिए सब्सक्राइब बटन या फॉलो बटन को क्लिक कर लीजिए ताकि सारी अपडेट मिले आपको। और नीचे कमेंट सेक्शन में अपने डाउट, अपना क्वेरी, कुछ भी सवाल हो आपके मन में वो मुझसे ज़रूर पूछिएगा और मैं कोशिश करूँगी कि आपके